नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज़ में। और इंडिया की आवाज़ पर विश्व महिला दिवस यानी कि वर्ल्ड वुमेन डे के अवसर पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिनका परिचय देना मैं समझता हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जी हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास ऐसा मुकाम है, एक ऐसा मुकाम इन्होंने हासिल किया है कि इनका परिचय देना हमारे दर्शकों को सूरज को दीपक दिखाने के समान ही है। ये इनके विषय में आपको बता दूं कि पेशे से ये एक अध्यापिका हैं और उसके साथ ही ये गज़ल आदि भी लिखती हैं। तो उस क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये अध्यापन का अपना कार्य करती है, इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है स्तर, बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, काफ़ी नाम इनका है। इस समय वो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, तो आइए उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम सोनिया मिगलानी है जी। और मैं पेशे से प्रवक्ता हूँ, प्रोफेसर हूँ जी। और इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ। ट्रिपल एमए हूँ, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए इंग्लिश। इस टाइम मैं इंग्लिश के लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगराखेड़ी में काम कर रही हूँ पिछले 30 साल से। मैम, दूसरा हमने सुना कि आप गज़लें लिखती हैं। जी। गज़लें लिखने का पहले ये बताइए कि शौक़ आपको कैसे मतलब शुरू हुआ? गज़लें लिखने का शौक़ तो वैसे मुझे बचपन से ही था। पहले मैं कहानियाँ, गीत, उपन्यास, क्षणिकाएँ और मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा लिखती थी शादी से पहले, और काफ़ी लिखती थी। लगभग 11 साल की उम्र से पंजाब केसरी जो उस समय का एक माना हुआ अखबार होता था उस समय में, तो उसमें मेरी काफ़ी छोटी कविताएं छपा करती थी और आसपास के समाज के दर्द को मैं लिखा करती थी। और कॉलेज में, स्कूल में मुझे आशू कवित्री के नाम से जाना जाता था क्योंकि मैं अक्सर आसपास जो भी दर्द तकलीफ़ देखती थी, कभी किसी भिखारिन को देखा या किसी मज़दूर को देखा या अपनी काम वाली बाई को देखा या किसी औरत या स्पेशली लड़कियों को जब मैं तकलीफ़ में देखती थी तो उनसे रिलेटेड मैं कविताएं, कहानियाँ, गीत लिख लिया करती थी। और मेरे नाना जी जो हैं वो गज़लें लिखा करते थे। उनकी आंखें चली गई तो उन्होंने अपनी गज़लें मुझसे लिखवानी शुरू की। तो मैंने उनसे जाना कि रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, बहर क्या है। तो उससे फिर मैंने कुछ 2-4 गज़लें, ज़्यादा नहीं, लिखी। उसके बाद शादी होने के बाद मैं एंकरिंग और अपने डिपार्टमेंट की मोटिवेशनल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुई और मोटिवेशनल मैं लिखती रही। उस मोटिवेशनल में मुझे नहीं लगता कॉलेज समय में मैंने कोई भी यूथ फेस्टिवल छोड़ा जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया और जिसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ नहीं लिया। मैम, ऐसा भी सुना कि जो काव्य का क्षेत्र है या फिर शायरी जिसे हम उर्दू की भाषा में कहें, तो उसमें कवियों के कुछ विशेष नाम होते हैं। उन्हें उनके काव्य के क्षेत्र के नाम से या शायरों को उनके जो शायरी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आपका नाम किस नाम से मशहूर है आप? उसमें मैं सोनम अक्स के नाम से मशहूर हूँ और अक्स नाम जो है, अक्स तखल्लुस बोलते हैं इसको हम। तो ये तखल्लुस मेरे नाना जी ने मुझे अक्स दिया था, सोनम मैंने उसको बाद में लगाया कि मैं अपने डिपार्टमेंट के नाम सोनिया को सोनम अक्स से अलग रखना चाहती थी। तो फिर ये तीनों एक हो गए, अब मैं सोनिया सोनम अक्स के नाम से जानी जाती हूँ। अच्छा, आपको मैं कवित्री कहूँ, आप शायरी करती हैं या फिर कोई फ़ारसी भाषा में, किस भाषा में आप जो अपनी नज़में लिखती हैं? मैं वैसे तो हिंदी में लिखती थी पहले, लेकिन अब मैंने उर्दू का डिप्लोमा भी ज्वाइन किया है क्योंकि शायरी में उर्दू ज़बान का होना बहुत अच्छा, मीठा माना जाता है। अच्छा, आप अध्यापिका अंग्रेज़ी की हैं लेकिन लिखती आप उर्दू में हैं। जी, मैं अध्यापिका वैसे मैथ की थी पहले। बेसिकली मैं मैथ और इकोनॉमिक्स से हूँ और हिंदी एमए मैंने सिर्फ इसलिए की कि मुझे हिंदी का ज्ञान चाहिए था, हिंदी के शब्द चाहिए थे। और अब मैं उर्दू डिप्लोमा भी इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे उर्दू के शब्द चाहिए ताकि मैं उन शब्दों को अपनी गज़लों में ढाल सकूँ। तो काफ़ी कुछ किया है आपने। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके जो अध्यापन का क्षेत्र है उसके विषय में बात कर लूँ। आप ये बताइए कहाँ आप काम करती हैं, किस विभाग में आप कार्यरत हैं? और ये भी हमने सुना है कि आपको कोई पुरस्कार भी मिल चुका है इस क्षेत्र के लिए और मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, ऐसा हमने सुना है। जी हाँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर रही हूँ। काउंसलर भी, एज ए काउंसलर भी मैं काम करती रही हूँ स्कूल में। बच्चियों से अलग बच्चे यानी कि लड़के अपनी ऐसी दिक्कतों को लेके मेरे सामने आए हैं जो शायद वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते थे। तो इस तरह से मैंने उनको कन्विंस किया है कि उन्होंने अपनी बड़ी दिक्कतें मुझे बताई। और कुछ एक बच्चे आज भी मेरे लिंक में हैं जिनके लिए मैंने स्पेशल स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाया
उनकी मदद की किताबों से या पैसों से, क्योंकि वो उनकी सरकार की तरफ से मदद नहीं हो सकती थी, वो उस कैटेगरी में नहीं आते थे जिस कैटेगरी को सरकार मदद देती है। तो आपको मैं समाज सेविका भी कहूँगा। अच्छा, एक बात और है, विश्व महिला दिवस आज, और इस विषय पर मैं आपसे एक प्रश्न लेता हूँ कि आपने उस समय शुरुआत की जब महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई थी, उस दौर में जब घर से बाहर वो नहीं निकलती थी और पढ़ना तो दूर की बात थी, कुछ ही महिलाएं ऐसी थी जब वो जो पढ़ पाती थी। तो वो दौर आपके लिए कठिन रहा या फिर आपकी किसी ने सहायता की? जैसे कि आपने बताया कि आपके नाना जी शायर थे, तो उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली या फिर किसी ने आपका साथ भी दिया इस दौरान, इस दौर में? नहीं, नाना जी मेरे बहुत जल्दी चले गए थे, तो बस उनसे तो शायरी की मैंने ABC सीखी, मैं ये कह सकती हूँ। और उसके बाद ये मेरे अंदर कुछ जन्मजात था कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात कि जो रास्ता मेरे लिए लोग बंद कर देते थे, सारे समाज ने, घर के लोगों ने या बाहर के लोगों ने, जब इम्पॉसिबल जिस चीज़ को बता दिया जाता था, बस एक जुनून ऐसा था कि उसी को मुझे पॉसिबल करना था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फितरत है मेरी सख्त मराहिल से गुज़रना, दिल और किसी बात पे तैयार नहीं है, दुनिया की खुशी ऐशो तरब तुमको मुबारक, सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं है। अच्छा, यदि कोई हमारे दर्शक उर्दू जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो उसके विशेषज्ञों द्वारा ही जानी जाती है और काफ़ी मीठी भाषा है, जिसे कहते हैं कि एक लहजा, एक तहज़ीब की भाषा उर्दू है, जिसे तहज़ीब के रूप में जाना जाता है, और उसमें ये शायरी करती है। और दूसरा प्रश्न मैम मैं आपसे पूछूं कि मुख्य रूप से मैं आपको एक अध्यापक कहूँ या फिर एक शायर मैं आपको कह सकता हूँ? मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि मैं एक अध्यापन क्षेत्र से हूँ, क्योंकि अध्यापन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सभी चीज़ों का समावेश कर सकते हो। ये ऐसा सागर है जिसमें सभी नदियाँ समा सकती हैं। अगर मैं सिर्फ शायरा हूँ तो मैं अध्यापक नहीं हो सकती, तो पर मैं अध्यापक हूँ तो मैं शायरा भी हो सकती हूँ, मैं साहित्यकारा भी हो सकती हूँ, मैं कवित्री भी हो सकती हूँ, मैं माँ भी हो सकती हूँ, और मैं समाज सेविका भी हो सकती हूँ। अच्छा, आपकी शुरुआत अध्यापन से हुई थी या फिर शायरी से? ये तो बचपन से तो मैं कविताएं ही लिखती हूँ, और पहले बहुत छोटे होते से मैंने 7-8 साल की उम्र से दूसरों की कविताएं पढ़नी शुरू की, और शुरू से ही पता नहीं दर्द का मुझे नशा था। मैंने मीना कुमारी को बहुत पढ़ा है, तो वो दर्द लिखती थी और वो दर्द मुझे लुभाता था, जबकि मेरे बचपन में मेरी ज़िंदगी में कोई दर्द था नहीं। तो इसीलिए दूसरों का दर्द जो है वो मुझे हमेशा से अपनी तरफ आकर्षित करता था। और जिन मैंने बच्चों की बात की, जिन लड़कों की, उनमें से आपको बता देना चाहती हूँ कि एक इस समय USA में है, एक उदयपुर में इंजीनियर है जो लगभग 40 लाख के आसपास का पैकेज ले रहा है, एक हैदराबाद में है, और ये 4-5-6 बच्चे ऐसे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में है दिल्ली की उसमें। तो इन सब कोई के लिए ये मुझे अपनी एंजल भी बोलते हैं, अपनी रोल मॉडल भी बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ इनकी 1 साल की फ़ीस और 1 साल का एडमिशन इनके लिए किया है और अपनी बातों से इनको मोटिवेट किया है। तो ऐसे मेरी फैमिली में भी लोग हैं, मेरी भांजी है या मेरे भाई हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेरे शब्दों से उनको ऐसी मोटिवेशन मिली है जिससे उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। अच्छा, लोगों को मोटिवेट करना भी समाज सेवा का ही काम है, समाज सेविका ये हैं। और मैं आपसे एक सवाल ये लेता हूँ कि आपका अपना कोई दर्द नहीं रहा, लेकिन दूसरों के दर्द को आपने अनुभव करके उसे कलम के ज़रिए कागज़ पर कैसे उतारा? ये तो यही कहते हैं कोई लोग मुझे कि क्यों एक काली स्लेट पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती रहती हो, और कोई पूछे तो कविता कह पढ़ने के लिए आगे कर देती हो। तो समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ उससे, यही कि कुछ अनझेले से दुख, कुछ अनकही सी बातें, कुछ अपनी कुछ दूसरों की, कुछ देश की कुछ समाज की, कुछ तुम्हारी कुछ मेरी। जब किसी से हम नहीं कह पाते तो ना जाने क्यों काली कलम से, आंसुओं की स्याही से उजली स्लेट पर उतर आते हैं और कविता बन जाते हैं। अच्छा, आपको पुरस्कार भी मिला है, तो और क्या क्या, अभी अध्यापन के क्षेत्र की यदि बात चल रही है तो क्या क्या उपलब्धियां हैं आपके पास? अध्यापन के क्षेत्र में एक तो यही मैंने बताया कि बच्चों के लिए मैंने ये स्टार्ट किया, और स्कूल के जितने भी फंक्शंस हमारे होते रहे उसमें एंकरिंग मैं हमेशा से करती रही। और बच्चे अक्सर ये बोलते थे कि आपको मैथमेटिक्स टीचर नहीं होना चाहिए था, आपको म्यूज़िक टीचर होना चाहिए था। तो हर तरह से बच्चों के साथ मोटिवेट किया, उनकी काउंसलिंग की, उनको मोटिवेट किया। और इंग्लिश मेरे जो सब्जेक्ट रहा, पहले मैथ्स रहा, तो मैथ्स में भी मेरे 100% रिज़ल्ट आते रहे।
100 में से 100 मार्क्स आते रहे। तो मैथ्स में 100 में से 100 लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, जो बच्चे इंटेलिजेंट उनके आते हैं। बट जब मैंने एज ए इंग्लिश लेक्चरर ज्वाइन किया मॉडल टाउन स्कूल में, तो वहाँ लगातार 3 साल 4, 5, 6 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर में आए, जिसके लिए मुझे भिवानी बोर्ड ने सम्मानित किया। ये काफ़ी मेधावी हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, जिसे कहेंगे कि मल्टी टैलेंटेड हैं। और ये हमारा सौभाग्य है हमारे चैनल का कि वो आज हमारे साथ इस समय यहाँ पर उपस्थित है। चलिए अब आपके जो शायरी का आपका क्षेत्र है उस विषय में बात कर लेते हैं। हमने ऐसा सुना है कि अनूप जलोटा, जिन्हें कि भारत में भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है और शास्त्रीय संगीत में भी वो काफ़ी पारंगत हैं, उन्होंने भी आपकी नज़में गाई हैं। उन्होंने नहीं गाई है, उन्होंने गाने का वादा किया है, वो डुएट गाएंगे। उनका जो फर्स्ट हैंड है उनके साथ, जिसका नाम सत्यम आनंद है, और दूसरे हैं शिव राजौरिया और उनका नाम है ज्योत्सना राजौरिया। तो ये लोगों ने फ़िलहाल मेरी गज़लें गाई हैं, और एक गज़लें गाई हैं मुसाफिर जी ने, जिनको अभी यहाँ से 2 लाख का पुरस्कार मिला है बेस्ट सिंगर के रूप में हमारी साहित्य अकेडमी पंचकुला से। और पेशे से वो भी जज हैं, लेकिन वो सिंगर हैं और उन्होंने मेरी गज़लें गाई हैं। जो पहली एल्बम आई है वो सत्यम आनंद जी की आवाज़ में आई है, जिसकी 2-4 गज़लों ने तो इंटरनेशनल लेवल पे धूम मचाई है, जो डीजे पे चलती हैं अक्सर। ये नैना वो मैं खाने हैं हम जिनके दीवाने हैं। तो कुछ एक गज़लें और भी हैं, 5 गज़लें जिनमें रिलीज़ हो चुकी हैं, जो कि बोनी कपूर के स्टूडियो में जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, प्रॉपर वीडियोस बनी हैं। और बड़ी बात यह है कि उस वीडियो में मैं भी हूँ, एज ए लिरिसिस्ट तो हूँ ही, एज ए एंकर भी हूँ उसके अंदर। और मेरा एक अहम रोल है। एक नया हम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, एक शायर एक सिंगर के नाम से। इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसको हम एक शायर एक सिंगर के नाम से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, नगमा निसार तो आप हैं ही, लेकिन डुएट मैं जानना चाहूँगा, क्या डुएट आपके साथ ही है अनूप जलोटा जी का, या फिर किसी और के साथ है? नहीं, सोमा घोष जी हैं उसमें, अनूप जलोटा जी हैं और सत्यामानंद जी हैं। ये सभी मिल के गाने वाले हैं इन सब गज़लों को। मैं एज ए एंकर उसमें पढ़ती हूँ अपनी आवाज़ में, गाती नहीं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं इस क्षेत्र में, यदि मैं बात करूं, किन से आपको प्रेरणा मिली, या फिर आप मानती हैं कि ये जो नगमा निसार हैं या फिर ये शायर हैं, ये सबसे अच्छे, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं? कुमार पानीपति का मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगी। वो हमारे ताऊ जी भी हैं मेरे इस रिश्ते में, और वो पानीपत के माने हुए शायर हैं। बचपन से उनका सानिध्य हमें प्राप्त था, वो हमारे पड़ोस में रहते थे। तो नाना जी से गज़लें सीखने के बाद मैंने उनसे सीखा। और ये जो कॉन्फिडेंस है और जो आत्मसम्मान की अगर मैं बात करूं, तो ये मैंने अपनी बुआ जी से, और हमारी एक मैम हैं शांता झा मैम थे मेरे, जो मेरी अध्यापिका भी रही हैं, उनसे, और मेरे डैडी, मेरे फादर, तो और मेरी मदर, इनसे मैंने विरासत में मुझे ये आत्मसम्मान और ये कॉन्फिडेंस मिला है। अच्छा, सहयोग किसका रहा आपके घर में या बाहर? सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किसने किया? ऐसे मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले सकती सहयोग के नाम पे। अगर मैं सोचूं, अगर मैं सच्चाई में बात करूं, तो मेरी आत्मा और मेरे शिव, जिन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग किया। और अब इस उम्र में आने के बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मेरी बेटी का सहयोग मुझे सबसे ज़्यादा मिला। अच्छा, इस क्षेत्र में आपका इतना योगदान रहा है, तो बताइए कितनी गज़लें आपने लिखी हैं? कुल कितनी गज़लें हैं? गिनती नहीं है, लगभग 600-700 गज़लें मैं लिख चुकी हूँ, इस टाइम कह चुकी हूँ। और इतने ही मैंने गीत भी कहे हैं। अभी गीतों की बात हमने नहीं की। कोई पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हुई है? 2 पुस्तकें मेरी आ गई हैं और मैं उसके लॉन्चिंग के इंतज़ार में हूँ। एक है तसव्वुर की प्यास, जो कि पूर्ण गज़ल संग्रह है, और जिसमें हम इश्क हकीकी की गज़लें, हम जिसको बोलते हैं कि जिसको हम अपने प्रियतम को भी दे सकते हैं वो गज़लें, और हम उस ईश्वर को भी दे सकते हैं। तो मैंने हमेशा अपने नायक को, अपने प्रियतम को गज़लों में उस ईश्वर के सम्मुख रख के माना है, और अपने शिव को समर्पित है मेरी सारी ये गज़लें। और दूसरी किताब, उसका नाम ही प्रेम संग्रह है। तो आप प्रेम रस से जो युक्त जो कविताएं हैं या शायरी कहूँ, वो लिखती हैं, फिर अन्य? एक प्रेम रस से भी और मोटिवेशनल भी मैं लिखती हूँ, और सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान वाली, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि गुलकली खुशबू सबा चाहत का मंजर में ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर में ही मैं, और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर में ही मैं।
तो अच्छा, ये बहुत इस सी टाइप का भी, बाकी रोमांटिक तो है। बहुत सी शायरियाँ ऐसी हैं जो हमने अभी सुन ली हैं इनसे, शायद पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही हमें पता लग गई हैं वो कि कौन कौन सी शायरियाँ हैं। आपके इस क्षेत्र में कुछ पुरस्कार हैं जो शायरी के क्षेत्र में, पहले हमने आपके अध्यापन के क्षेत्र की बात की थी, लेकिन शायरी का जो आपका क्षेत्र है, जो नगमा निसार का आप काम करते हैं, उसमें भी कुछ आपकी उपलब्धियाँ, कुछ पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, वो हमें बताएँ। जी, इसमें भी काफ़ी पुरस्कार मुझे मिले हैं। मैं ये कहूँ तो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में ही काफ़ी पुरस्कार मिल चुके थे मुझे देखते ही लोगों को लगने लगता था कि हमारा फर्स्ट प्राइज़ तो जाने ही वाला है। स्पेशली डेक्लामेशन और डिबेट में एक हमारा वहाँ कंपटीशन में हुआ करता था सिंपोजियम, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। उसमें हमें ऑन द स्पॉट 5 सब्जेक्ट दिए जाते थे। आप माइक पे जब आप डाइस पे आ गए हो तो आपको पर्चियाँ दी गई हैं 5, उसमें से आपने पर्ची उठाई है, तो जो टॉपिक आपके पास आया आपको तुरंत प्रभाव से उस टॉपिक पे बोलना है 4 मिनट्स। तो 4 मिनट बिना तैयारी के किसी एक टॉपिक पे बोलना थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगता था, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे उसमें। तो उस टॉपिक पे बोलने के बाद उस पर क्वेश्चन आंसरिंग होती थी। जितने भी आपके ऑडियंस हैं, वेदर वो बच्चे हैं या आपके लेक्चरर्स हैं, तो वो उसी टॉपिक पे आप से सवाल करते थे, और जितने भी आपके कॉम्पिटेंट हैं आपके इक्वल, वो भी उस टॉपिक पे सवाल करते थे। तो जो सबसे अच्छा जवाब देता था वो विनर होता था। तो वो पोलिटिकल सिंपोजियम मैंने कई बार विन किया है। एक बार का मुझे वाक़या भी याद आता है कि एक लड़का मेरे समकक्ष था, जब हम दोनों में टाई हो गई। उसका टॉपिक था भ्रष्टाचार और मेरा टॉपिक था इतिहास तुम्हारी आँखों के संकेत निहारा करता है। तो जब हटाई हो गया तो दोनों में से एक को जीतना था, तो मुझे बदमाशी के लहजे में उसने मेरे सामने खड़े होकर बोला कि मेरी आंखों में झांकिए और मुझे देखकर बताइए कि आपको मेरी आंखों में क्या नज़र आता है। तो मैंने भी उसकी आंखों में उससे झांका और मैंने बोला कि मुझे आपकी आंखों में सिर्फ भ्रष्टाचार नज़र आता है। तो इस आंसर से मैंने वो विन किया और काफ़ी हुटिंग हुई। तो ये ऐसे कुछ किस्से हैं, कुछ ऐसे काम भी मैंने किए हैं जो लगता था कि आम लड़कियां नहीं करती थी। तो काफ़ी दबंग रही हैं आप। हाँ, दबंग कह लो या आत्मविश्वासी कह लो। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार के विषय में हम बात कर रहे थे, वो भी आपको मिला है ऐसा हमने सुना है। एक बार हमारे दर्शकों को स्पष्ट जरूर करें। जी, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार बहुत छोटी उम्र में ही मिल गया था। वो भी ऑलराउंडर के लिए मिला था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और उस टाइम हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, करनाल और पानीपत एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहती थी और उसके साथ साथ मैं लगातार 7 साल गर्ल गाइड में जाती रही, जिसमें हमें तारा देवी में हमारे कैंप लगते थे, जिसमें ऑल टाइप की एक्टिविटीज़ हमारी होती थी। ये डिबेट, सिंपोजियम, डेक्लामेशन, गीत, भजन, राइटिंग, उपन्यास, कहानी, स्टोरी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसमें होती थी शाम के टाइम। तो उसमें हमको विन करना होता था। तो हरियाणा की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया उसमें तीसरे राउंड के बाद। तो पूरी हरियाणा स्टेट को मैंने उस टाइम वो किया, रिप्रेजेंट किया और उस रिप्रेजेंटेशन में मैंने विन किया उसको। और शाम को हम खुद से कैंप बनाते थे, कैंपिंग किया करते थे और जो भी जिसको कोई तकलीफ़ होती थी उसकी सेवा किया करते थे। तो इस टाइप से ऑल राउंडर का जो मुझे प्राइज़ मिला, उसमें ऑल राउंडर बेस्ट डेवलपमेंट का मुझे प्राइज़ मिला, जिसके लिए मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला संजीवा रेड्डी से, दिल्ली के उस पर। अच्छा, मैं क्या समझूं, आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा। इस स्तर तक पहुंचने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने पड़े, या फिर ये आपका, मैं कहूं कि टैलेंट था, आप में इतनी योग्यता, इतना सामर्थ्य था कि उसके बल पर आप यहाँ तक पहुंची हैं? समर्थ्य तो सबसे पहले तो इस ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर रही ही है। मैं ये मानती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ। आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, मैं ऐसा मानती हूँ। और ये मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि हर रोज़ आईना देखते हुए सुबह हमें ज़रूर कहना है कि ईश्वर ने हमें जिस भी तरीके से, जिन भी गुणों या अवगुणों के साथ पैदा किया है इस दुनिया में, वो हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन में संघर्ष हद से ज़्यादा रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ये एक ईश्वर ने ऐसा गुण भी मुझे दिया है, ये एक ऐसी, उसने अपना एक वरदान दिया है कि मैंने उनको कभी अपनी बातों पर, अपने दिनचर्या पर हावी नहीं होने दिया। अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को, अपने संघर्षों को, जिस पल में मैं होती हूँ, मैं उस पल को भरपूर जीने का प्रयत्न करती हूँ। प्रयत्न क्या करती हूँ, उसको भरपूर जीती हूँ। और वो जो आंसू, वो जो तकलीफ़, वो जो संघर्ष हैं, उन्हें एक साइड में रखकर उस पल को जीती हूँ। और ऐसा ही मैं अपने सभी बच्चों को भी कहती हूँ, जिनको मैं मोटिवेट करती हूँ, उनको भी यही बात कहती हूँ।
अच्छा, एक प्रश्न और कर लेता हूँ, आपके आगामी क्या क्या कार्यक्रम हैं जो अभी आने वाले हैं और किस प्लेटफॉर्म पर वो होंगे, वो भी बताएं। यही मैं कह रही हूँ कि फ़िलहाल तो मेरी ये 2 बुक्स आ रही हैं और 3 किताबें मेरी पाइपलाइन में हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, हमने गीतों की चर्चा नहीं की, उस तीसरी किताब में मेरे गीत और मुक्तक हैं। हाँ, मैं दोहे भी लिखती हूँ, जैसे कि हमारे कबीर जी कहा करते थे या तुलसी जी कहा करते थे, उनके इक्वल तो हम, उनके तो पैर की धूली के बराबर हम नहीं हैं अभी, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि वो जो जिस टाइप दोहे कहते थे वैसे ही दोहे कुछ कुछ मैं कहती हूँ। अमीर खुसरो टाइप के भी कुछ दोहे मैंने कहने के प्रयत्न किए हैं, जैसे कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार, और सोनम पलकें बेच दे बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। अच्छा, विश्व महिला दिवस के आज अवसर है, उस अवसर पर कोई संदेश आपका महिलाओं के लिए एक गज़ल के रूप में, एक नज़म के रूप में हम सुनना चाहेंगे। गज़ल भी मैंने लिखी है महिलाओं के ऊपर और एक नज़म भी है, तो आप कहीं तो मैं दोनों सुनाऊं, नहीं तो मैं एक सुनाती हूँ, जैसे आपकी जो इच्छा हो आप वो सुनाएं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है, तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है, न तुम तोड़ सकती हो ये मोटी सलाखें, न तुम फांद पाओगी ये ऊंची दीवारें, पर घुटनों में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना, दामन में मुंह छिपा के सिसकते हुए मत मरना। ज़ोर से चिल्लाओ, हवा में मुट्ठियाँ लहराओ, ताकत लगाओ, सारी दुनिया को ये बताओ कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है, कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है। तो हम अपनी नियति को खुद बदल सकते हैं। और ऐसा भी कहती हूँ कि जननी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। भ्रूण हत्या के ये जो इल्ज़ाम हम पुरुषों पर लगाते हैं या कुछ है, तो मैं चाहती हूँ उन सबको ये आह्वान करती हूँ कि तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकती हो, कि जननी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनबूझ पहेली ये ऐसी सदियों से जो ना सुलझ सकी, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है, नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। सोनिया ही नाम है। देखिए, सोनिया जी हमारे साथ इस समय आपने देखा कि जुड़ी हुई थी विश्व महिला दिवस के अवसर पर। और अच्छा मैम, ये बताइए, आप एंकर भी हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं, शायरियाँ भी लिखती हैं, दोहे भी लिखती हैं, आप एक अध्यापिका भी हैं और घर परिवार भी आपका है, तो इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये भी उस ईश्वर की कृपा है। मुझे ये लगता है कि अगर हमें कुछ करने का जुनून है, कुछ हम करना चाहते हैं, कुछ एक काम तो ज़रूरी हैं जो हमें करने ही हैं, करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। उनमें से एक काम ये है कि अपने रिश्तों में खुशी और प्यार बांटना और अपने एहसासों को पन्नों पर उतारना। ये 2 काम ऐसे हैं, मैं खाना खाए बिना तो रह सकती हूँ, इन 2 कामों के बिना नहीं रह सकती। बाकी मेरी ज़रूरत है, दुनियादारी है, वो तो मुझे करने ही है। तो मेरे लिए कभी कभी रात के 2 या 3 घंटे ही मुझे मिलते हैं सोने के लिए, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन जब तक मैं अपने एहसासों को, अपनी बातों को नहीं लिख लेती, जब तक मैं दिन में किसी एक इंसान के चेहरे पर अपनी तारीफ़ से खुशी नहीं ला पाती, मुस्कुराहट नहीं ला पाती, तो वो दिन मेरे लिए बड़ा बेमानी होता है। तो देखिए सुनिए जी, एक प्रश्न मेरा और है, आपको काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी संघर्ष भी आपके जीवन में रहा, लेकिन बहुत सी महिलाएं, मैंने पहले उसी से शुरुआत की थी कि महिलाओं के लिए काफ़ी कठिन होता है ये सब, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें इतना सहयोग नहीं मिल पाता या फिर उन्हें रोक दिया जाता है। महिलाएं घर की या मैं कहूँ पिंजरे की एक चिड़िया बनकर रह गई थी। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है, उन लोगों को जो कि महिलाओं को एक दायरे में सीमित रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बेशक बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो यही बात अभी मैंने अपनी बात में कही थी कि अपनी ताकत पूरी लगाकर अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको चीखना पड़ेगा, आपको वो मांगना पड़ेगा। और जिस बात के लिए, ऐसे मेरे फादर कहा करते थे, मेरे डैडी कहा करते थे, जिनके इस बात को मैंने हमेशा अपने जीवन में उतारा, कि जिस कार्य को करने के लिए आपका दिमाग और आपकी आत्मा, कहते हैं आत्मा एक बात के लिए रोकती ज़रूर है अगर आप गलत हो, लेकिन जिस बात के लिए आपकी आत्मा और आपका दिमाग एक हो जाएं और उसका अंत आप सोच लो कि क्या वो अंत आपके लिए बियरेबल है, कि बुरे से बुरा उस केस में आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप वो बियर कर सकते हो तो आप इस चीज़ में कूद जाओ
और फिर आपको किसी अगर आपकी कोई आपको मारता पीटता है तो आपको उससे नहीं डरना है, एक बार आप उसका हाथ पकड़ सकती हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशली आपको सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए आपके पास बहुत से साधन हैं। तो फिज़िकली, फाइनेंशली, मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली किसी भी तरह की हरासमेंट सहने के लिए इस समाज में, इस दुनिया में आप नहीं हो। आप भी इस दुनिया की एक खूबसूरत क्रिएचर हो, उस सृष्टि को बनाने वाली आप हो। सृष्टि आपसे है, आप सृष्टि से नहीं हो। तो अपनी महत्ता को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और हर उस काम को कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो देखिए, सोनिया जी हमारे साथ इस समय उपस्थित थी और आपने सुना, काफ़ी प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा की धनी ये हैं। और इस समय देखिए, आज विश्व महिला दिवस है, उस पर आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, आपने एक एंकर को सुना, आपने एक मैं कहूँगा नगमा निसार को आपने सुना, जो कि शायरियाँ लिखती हैं। काफ़ी प्रतिभाशाली सोनिया जी हैं और काफ़ी सशक्त महिला हैं। हर महिला को इस प्रकार से होना चाहिए और एक संदेश भी इन्होंने महिलाओं के लिए दिया है और ये सभी के लिए संदेश है। और इंडिया की आवाज़ का ये प्रयास रहता है कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को भी अपने दर्शकों के सामने लाया जाए और जो प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं उन्हें भी इस प्रकार के अवसर दिए जाएँ ताकि सब लोग उन्हें जान सके। और इंडिया की आवाज़ का यह भी प्रयास रहता है कि हर प्रकार की सूचनाएं, घटनाएं, जानकारियां और इस प्रकार की जो प्रतिभाएं आपको दिखाई गई हैं वह हमारे दर्शकों तक पहुंचती रहे और हर प्रकार से हमारे दर्शक अवगत होते रहें। इसी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया की आवाज़।